हम चार प्रमुख रेशियोज के बारे में जानेंगे जो मॉर्टगेज वित्त के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे हैं: ए किस्त से आय अनुपात या आईआईआर, बी निश्चित दायित्व आय अनुपात या एफओआईआर, सी ऋण से लागत अनुपात या एलसीआर या ऋण से वैल्यू या एलटीवी और अंत में डी ऋण पात्रता की गणना। पहले अनुपात को किस्त आय अनुपात या आईआईआर कहा जाता है। गणना करने से पहले मैं सरकारी कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते एचआरए की गणना का एक दिलचस्प उदाहरण साझा करना चाहूंगा। संभवतः इससे यह जानकारी मिलेगी कि ऋण पात्रता की गणना के लिए मॉर्टगेज वित्त में रेशियोज किस प्रकार विकसित हुए होंगे। सरकार अपने कर्मचारियों को आय स्तर और जनसंख्या के आधार पर शहर की श्रेणी के हिसाब से किराए के आवास में रहने के लिए मुआवजा देती है। सातवें वेतन आयोग के अनुसार मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में एचआरए का भुगतान क्लास एक्स शहरों के लिए मूल वेतन के 30%, क्लास वाई शहरों के लिए 20% और क्लास जेड शहरों के लिए 10% की दर से किया जाता है। 50 लाख या इससे अधिक की आबादी वाला शहर क्लास एक्स शहर माना जाता है, जबकि 5 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहर क्लास वाई शहर माने जाते हैं और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर क्लास जेड शहर माने जाते हैं। वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर एचआरए की राशि बदलती रहती है क्योंकि यह महंगाई भत्ते से जुड़ी होती है। महंगाई भत्ता बदलता रहता है क्योंकि इसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और पिछले 12 महीनों में आधार पर निकाले गए अन्य आर्थिक कारकों से गहरा संबंध है। इसलिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला एचआरए विभिन्न शहरों में किराए पर मकान लेने पर खर्च की जाने वाली धनराशि का एक अच्छा संकेतक है तथा यह संपत्ति खरीदने के लिए होम लोन की मासिक किस्त के भुगतान के करीब हो सकता है। हम पहले अनुपात को देखेंगे जो कि किस्त से आय अनुपात या आईआईआर है। आईआईआर की गणना प्रस्तावित गृह ऋण के लिए समान मासिक किस्त को सकल आय के अनुपात में विभाजित करके की जाती है। यह इस बात का माप देता है कि प्रस्तावित होम लोन ऋण किस्त में सकल आय का कितना प्रतिशत शामिल है तथा क्या ग्राहक परिवार के अन्य निश्चित और परिवर्तनीय खर्चों को ध्यान में रखते हुए किस्त चुकाने में सक्षम है, जैसा कि मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकित किया जाता है। आइए एक उदाहरण देखें। यहाँ कार्यकारी के रूप में कार्यरत प्रकाश की सैलरी स्लिप है। आइए प्रकाश के लिए किस्त आय रेशियो की गणना करें। कृपया सैलरी स्लिप को देखें और वेतन का विवरण देखें। आपको अपने कैलकुलेटर पर कुल सकल और शुद्ध वेतन तथा कुल कटौतियों की फिर से पुष्टि करनी चाहिए। आप देखेंगे कि पीटी और पीएफ जैसी वैधानिक कटौतियों के अलावा प्रकाश ने नियोक्ता से व्हीकल लोन ऋण भी लिया है और अभी भी 20 महीने की किस्त बाकी है। ग्राहक 15 वर्ष की अवधि के लिए 10.5% ब्याज पर 5 लाख रुपए का ऋण लेना चाहता है, जिसकी मासिक किस्त 1,105 रुपए प्रति लाख होगी। अतः 5 लाख रुपए के ऋण के लिए ईएमआई 5,525 रुपए होगी। यहाँ पर आपके लिए गणना की गई है। आप में से कुछ लोग ईएमआई की गणना करने का फॉर्मूला जानने के इच्छुक होंगे। जैसे जैसे हम सेशन में आगे बढ़ेंगे, हम सीखते रहेंगे। गणना के आधार पर आईआईआर 49% बैठता है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक के पास अन्य ऋण किस्तों के भुगतान और मासिक पारिवारिक खर्चों के लिए केवल 51% राशि ही बचती है। खैर, अगर आप 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में रहने वाले सरकारी कर्मचारी के एचआरए से तुलना करें, तो यह उससे कहीं अधिक है। इस मामले से आपको दो प्रमुख सीखें मिलेंगी। वे हैं: एक, आईआईआर रेशो यह बता रहा है कि प्रकाश अपने सकल वेतन के प्रतिशत के रूप में केवल प्रस्तावित ऋण किस्त को ध्यान में रखते हुए अपनी आय का कितना लाभ उठा रहा है। दो,
आईआईआर सभी ऋणों के प्रभाव को सकल आय या उधारकर्ता के हाथ में एक महीने के लिए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों को चलाने के लिए शुद्ध आय के प्रतिशत के रूप में देखने के लिए एक व्यापक रेशो नहीं है। इसलिए यह जानने के लिए कि ग्राहक अपनी आय से कितना लाभ उठा रहा है, हमें अन्य लंबी अवधि वाले ऋणों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। इसे समझने के लिए हम अगले रेशियो पर गौर करेंगे, जो कि निश्चित दायित्व से आय रेशियो या एफओआईआर है। जैसा कि आप अब देख सकते हैं, एफओआईआर अनुपात की गणना प्रस्तावित किस्त और मौजूदा दायित्व को सकल आय से विभाजित करके की जाती है। अब आप देख सकते हैं कि यह एक व्यापक अनुपात है जो इस बात की पूरी जानकारी देता है कि ग्राहक गृह ऋण प्राप्त करने के लिए अपनी आय का कितना लाभ उठा रहा है। सामान्यतः 12 महीने से अधिक अवधि के लिए गए ऋण को लंबी अवधि का ऋण कहा जाता है। इसलिए 12 महीने से अधिक की बकाया मासिक किस्तों वाले किसी भी ऋण को एफओआईआर की गणना करते समय दायित्व माना जाता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एफओआईआर की गणना के लिए प्रकाश का वेतन यहाँ दिया गया है। हम पहले से ही जानते हैं कि 15 वर्ष की अवधि के लिए 10.5% की दर से 5 लाख रुपए के ऋण पर ईएमआई 5,525 रुपए बनेगी। यहाँ पर आपके लिए गणना की गई है। आपको ध्यान देना चाहिए कि एफओआईआर की गणना करते समय हमने वाहन ऋण के लिए 1,750 रुपए की मासिक किस्त को मौजूदा दायित्व के रूप में माना है, क्योंकि बकाया किस्तें 12 महीने से अधिक है। दिए गए विवरण के अनुसार प्रकाश को ऋण की अदायगी के लिए 36 महीनों में से 20 किश्तें अभी भी चुकानी हैं। गणना के आधार पर एफओआईआर 64% बैठता है। इसका मतलब यह है कि ग्राहक के पास अपने मासिक पारिवारिक खर्च के लिए केवल 36% राशि ही बचती है। अब ऐसा लग रहा है कि प्रकाश को आर्थिक परेशानी हो सकती है। हमें उसे सलाह देनी चाहिए कि वह या तो छोटी राशि का ऋण ले या फिर अपनी आयु के आधार पर ऋण अवधि को बढ़ाकर 20, 25 या 30 वर्ष कर ले। इससे ग्राहक की ईएमआई और अंततः एफओआईआर में कमी आएगी। आइए हम उनके टेन्योर को बढ़ाकर उनकी ईएमआई की गणना करें। यदि अवधि 20 वर्ष है तो प्रति लाख ईएमआई 998 रुपए होगी और 5 लाख रुपए पर ईएमआई 4,990 रुपए होगी और एफओआईआर 59.6% होगा। यदि अवधि 25 वर्ष है तो प्रति लाख ईएमआई 944 रुपए होगी और 5 लाख रुपए पर ईएमआई 4,720 रुपए होगी और एफओआईआर 57.2% होगा। यदि अवधि 30 वर्ष है तो प्रति लाख ईएमआई 915 रुपए होगी और 5 लाख रुपए पर ईएमआई 4,575 रुपए होगी और एफओआईआर 55.9% होगा। आप देख सकते हैं कि अधिकतम 30 वर्ष का टेन्योर देने के बाद भी हम पाते हैं कि प्रकाश अपनी वेतन आय का 55.9% तक लाभ उठा रहा है। अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में प्रकाश को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। यह उसके लिए अच्छा नहीं है। वहीं अगले 20 महीनों में व्हीकल लोन चुकाने के बाद या अगर उसके पास व्हीकल लोन चुकाने के लिए बचत है तो उसका एफओआईआर आईआईआर में गणना के अनुसार 49% तक कम हो जाएगा। यह अच्छा लगता है बशर्ते वह आगे कोई ऋण न ले। यह भी तर्क दिया जा सकता है कि उनकी आय भी हर साल 5 से 7% बढ़ सकती है, जो उन्हें सहारा दे सकती है। इसके अलावा हम उनकी अन्य आय जैसे सावधि जमा से ब्याज, किराए की आय, लाभांश आय, कृषि आय यदि कोई हो, को भी वेतन आय में जोड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में आईआईआर और एफओआईआर के संदर्भ में प्रकाश के लिए पूरा सिनेरियो बदल जाता है। इसके अलावा
यदि प्रकाश आयकर दाता है, तो उसे आयकर अधिनियम के अनुसार होम लोन के ब्याज और मूलधन के रीपेमेंट पर भी डिडक्शन मिलेगा, जिससे परिवार के खर्चों को चलाने के लिए उसके हाथ में अतिरिक्त आय हो जाएगी। आप में से कुछ लोग अतिरिक्त आय को जोड़ने के नियमों के बारे में सोच रहे होंगे। हम समृद्ध और किफायती वर्ग के लिए अपने क्रेडिट मूल्यांकन मॉड्यूल में इसके बारे में जानेंगे। तो हमने एफओआईआर में क्या सीखा? एक एफओआईआर रेशो यह बताता है कि प्रकाश अपनी आय का कितना लाभ उठा रहा है, जिसमें मौजूदा ऋण किस्त और प्रस्तावित ऋण किस्त को सकल वेतन के प्रतिशत के रूप में शामिल किया गया है। 2. एफओआईआर एक व्यापक रेशो है जो सभी ऋणों के प्रभाव को सकल आय या शुद्ध आय के प्रतिशत के रूप में देखता है। इससे उधारकर्ता के हाथ में एक महीने के लिए अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च चलाने के लिए धन की स्पष्ट जानकारी मिलती है। आइए एक वैकल्पिक सिनारियो पर नजर डालें। इस केस में प्रकाश की पत्नी आरती भी वर्किंग है। वे 21,000 रुपए की सकल आय अर्जित कर रही हैं। उसके पास कोई अन्य ऋण नहीं है। इस सिनारियो में पति और पत्नी की संयुक्त आय के आधार पर एफओआईआर केवल 22.52% बैठता है। अब इससे राहत की भावना पैदा होती है क्योंकि एक यूनिट के रूप में परिवार प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वित्तीय मामले में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकता है। यह हमें आईआईआर और एफओआईआर के बारे में हमारी समझ के रिकैप के रूप में एक महत्वपूर्ण चर्चा की ओर ले जाता है। मैं पहला प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या आईआईआर प्रासंगिक है? खैर, प्रत्येक रेशियो अलग-अलग जानकारी देता है। आईआईआर रेशियो से यह पता चलता है कि उधारकर्ता अन्य ऋण किस्तों को ध्यान में रखे बिना प्रस्तावित ऋण राशि की किस्तों को चुकाने के लिए अपनी आय का कितना लाभ उठा रहा है। इससे दूसरा प्रश्न सामने आता है कि आईआईआर और एफओआईआर कब समान होंगे। हमने देखा कि प्रकाश के मामले में जब कोई अन्य ऋण या दायित्व नहीं है, तो आईआईआर और एफओआईआर समान होंगे। आइए विभिन्न ऋण अवधि और ब्याज दर के लिए ईएमआई चार्ट की सहायता से ऋण पात्रता की गणना करें। ऋण राशि की गणना का फार्मूला यहाँ दिया गया है। यह अधिकतम देय ईएमआई को प्रति लाख ईएमआई से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। आरओआई देखने के लिए आपको शीर्ष पंक्ति को देखना होगा तथा प्रति लाख ईएमआई जानने के लिए शब्द दर्शाने वाले प्रथम कॉलम को देखना होगा। अब ऐसे कई मोबाइल एप्लीकेशन हैं जो आपको प्रति लाख ईएमआई के बारे में जानकारी देते हैं। आप अपनी सुविधा के लिए ईएमआई कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैन्युअल रूप से या साधारण कैलकुलेटर से प्रति लाख ईएमआई की गणना करने में कठिनाई होगी। आइए एक-एक करके हर चरण को देखें कि यह कैसे काम करता है। यहाँ श्री तरुण लाल का मामला है, जो एक होम लोन उधारकर्ता हैं, जिनकी मासिक वेतन आय 65,000 रुपए है और वे 20 वर्ष के टेन्योर के लिए अधिकतम ऋण राशि चाहते हैं। उन्होंने एक कार लोन भी लिया है, जिस पर उन्हें अगले 42 महीनों तक 17,500 रुपए की मासिक किस्त चुकानी है। उन्होंने होम लोन लेने के लिए न्यू बैंक से संपर्क किया है। न्यू बैंक की ऋण नीति के अनुसार तरुण लाल की आय पर दिया जान वाला अधिकतम एफओआईआर सकल वेतन का 50% होगा। न्यू बैंक द्वारा ऑफर की जाने वाली ब्याज की प्रचलित दर 20 वर्ष की अवधि वाले ऋणों के लिए 9% है। आइए हम अधिकतम प्रस्तावित ईएमआई और फिर अधिकतम ऋण राशि का पता लगाएं, जो तरुण 9% के आईआईआर पर 20 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर सकता है। यहाँ एफओआईआर के लिए आपका फार्मूला है। तरुण द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम राशि प्रस्तावित ईएमआई तथा मौजूदा ईएमआई के योग को सकल वेतन से विभाजित करके प्राप्त की जाने वाली राशि है। इसलिए एफओआईआर को सकल वेतन से गुणा करने पर प्रस्तावित ईएमआई तथा मौजूदा ईएमआई का योग बराबर होगा। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 65,000 का 50% अधिकतम प्रस्तावित ईएमआई और मौजूदा ईएमआई 17,500 रुपए के योग के बराबर है।
इसलिए प्रस्तावित ईएमआई 32,500 माइनस 17,500 अर्थात 17,000 के बराबर है। प्रति लाख ईएमआई तालिका से हमें पता चलता है कि 9% के आरओआई पर 20 वर्ष की अवधि के लिए ईएमआई 900 रुपये प्रति लाख है। यानी यदि 900 रुपये 1 लाख रुपए की ईएमआई है तो 17,000 रुपये की ईएमआई के लिए ऋण राशि 18,88,888 रुपये होगी। अगले सेगमेंट में हम ऋण पात्रता की गणना के लिए संपत्ति मूल्य पर लागू मोर्टगेज रेशियो के बारे में जानेंगे। अगला मोर्टगेज रेशियो एग्रीमेंट के अनुसार संपत्ति की लागत या तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार बाजार मूल्यांकन पर आधारित होता है। आपको इंडस्ट्री में चल रही कार्यप्रणाली और वर्तमान सिनेरियो के बारे में संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। कई वर्षों से मॉर्टगेज वित्त संस्थान केवल ऋण लागत अनुपात या एलसीआर पर काम कर रहे थे, जो कि सेल डीड या सेल एग्रीमेंट में बताई गई संपत्ति की लागत से विभाजित ऋण राशि है, ताकि यह समझा जा सके कि ऋण देते समय हम संपत्ति की वैल्यू का कितना लाभ उठा रहे हैं। आजकल एग्रीमेंट्स में उल्लिखित सेल वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा घोषित सर्किल दरों से अधिक मेल खाता है, और इसलिए यह क्रेता और विक्रेता के बीच वास्तविक लेनदेन की वैल्यू नहीं हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों में संपत्ति की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में हलचल पैदा हो रही है। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि संपत्ति की कीमतें केवल बढ़ती ही रहती हैं। खैर, यह बात हमेशा सच नहीं हो सकती। विक्रेता की अपेक्षा और खरीदार की भुगतान करने की इच्छा के बीच हमेशा अंतर रहता है। इच्छुक विक्रेता और क्रेता के बीच बातचीत से तय होने वाला मूल्य संपत्ति के बाजार मूल्यांकन पर आधारित होता है। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि ग्राहक द्वारा भुगतान में डिफ़ॉल्ट किए जाने की स्थिति में हमें फिर से कब्जा की गई संपत्ति को संकटपूर्ण विक्रय मूल्य पर बेचना पड़ सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऋण की गणना करते समय संपत्ति के मूल्य को एक सीमा से अधिक न बढ़ाएं। यह भी याद रखना चाहिए कि नॉन परफॉर्मिंग असेट के रूप में टैग किए गए डिफॉल्टिंग होम लोन उधारकर्ता की बकाया राशि में ओवरड्यू ईएमआई, ब्याज और धन की वसूली के लिए कानूनी शुल्क शामिल होंगे। इसलिए यह और भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें संपत्ति के मूल्य का लाभ यह ध्यान में रखते हुए उठाना चाहिए कि क्या संपत्ति की कीमतों में गिरावट और बिक्री मूल्य से बकाया ऋण राशि और शुल्कों का ध्यान रखने के लिए पर्याप्त सिक्योरिटी है। अतीत में और आज भी कुछ एचएफसीज और बैंक अपनी पुनः अधिग्रहित संपत्ति को बाजार मूल्य पर बेचकर बकाया राशि की भरपाई करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मॉर्टगेज वित्त संस्थान के हितों की रक्षा के लिए हम बाजार मूल्य पर ऋण या एलटीवी की गणना करते हैं। इसकी गणना ऋण राशि को वर्तमान बाजार मूल्य से विभाजित करके की जाती है, जो ऋण के तकनीकी मूल्यांकन के समय वर्तमान बाजार मूल्य का सही प्रतिबिंब होता है। हालांकि कभी-कभी संपत्ति का बाजार मूल्य भी बढ़ा हुआ हो सकता है। ऋण देने के व्यवसाय के सभी अंतर्निहित रिस्क्स पर काबू पाने के लिए एक अच्छी प्रथा के रूप में मॉर्टगेज वित्त संस्थान एलसीआर और एलटीवी दोनों रेशियोज पर काम करते हैं। वे दोनों रेशियोज की तुलना करते हैं और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के तहत दोनों में से कम रेशियो को चुनते हैं। खैर, एक बार फिर आपके सामने दो सिनेरियोज आ सकते हैं। पहले सिनेरियो में यदि सेल डीड का मूल्य बाजार मूल्य से अधिक है, तो बाजार मूल्य को ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि इसे विक्रेता और क्रेता के बीच लेनदेन का सही प्रतिबिंब माना जाता है। दूसरे सिनेरियो में यदि बाजार मूल्य सेल डीड के मूल्य से अधिक है, तो मॉर्टगेज वित्त संस्थान बाजार मूल्य पर ऋण प्रदान करके विवेकपूर्ण रुख अपनाते हैं। साथ ही यह शर्त भी रखते हैं कि अधिकतम ऋण राशि सेल डीड वैल्यू के 100% से अधिक नहीं हो सकती। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हम विक्रेताओं द्वारा बढ़ाए गए संपत्ति मूल्यों पर ऋण नहीं देते हैं, जो टिकाऊ नहीं हो सकता है या प्रचलित बाजार मूल्यों का सही प्रतिबिंब नहीं हो सकता है।
अब आइए एलटीवी पर आरबीआई के निर्देश पर नजर डालें। बाजार प्रथाओं को देखते हुए नियामक संस्था अर्थात आरबीआई और एनएचबी ने ऋण के रूप में दी जाने वाली ऋण राशि के आधार पर एलटीवी मानदंडों पर क्रमशः 8 और 9 अक्टूबर 2015 को सर्कुलर जारी किया। जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, इसमें कहा गया है कि 30 लाख रुपए की ऋण राशि तक अधिकतम एलटीवी 90% होगी। 30.01 लाख रुपए से 75 लाख रुपए तक की ऋण राशि के लिए अधिकतम एलटीवी 80% हो सकती है और 75 लाख रुपए से अधिक की ऋण राशि के लिए अधिकतम एलटीवी 75% हो सकती है। आप यह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे ऋण राशि बढ़ती जाती है, नियामक यह अपेक्षा करता है कि उधारकर्ता संपत्ति की खरीद के लिए स्वयं के अंशदान की एक बड़ी राशि का निवेश करेगा। यह हमेशा देखा गया है कि जब भी ग्राहक संपत्ति खरीदने के लिए स्वयं बड़ी राशि निवेश करता है, तो संपत्ति को बनाए रखने और किश्तों का भुगतान करने की रुचि अपेक्षाकृत अधिक होती है। इससे यह भी स्पष्ट संकेत मिलता है कि नियामक यह सुनिश्चित करना चाहता है कि मॉर्टगेज वित्तीय संस्थान उच्च मूल्य वाले संपत्ति सेगमेंट में अचल संपत्ति के साथ फंस न जाएं। इससे अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली संपत्ति की कीमतों में लगातार वृद्धि को कम करने में भी मदद मिलेगी। यह देखा गया है कि इंडस्ट्री में काम करने वाले प्रोफेशनल संपत्ति की वैल्यू पर ऋण राशि पर एलटीवी मानदंडों को गलत समझ लेते हैं, जिससे ऋण पात्रता कम हो जाती है। आइए पहले दो स्लैब्स के लिए अधिकतम संपत्ति मूल्य ज्ञात करने के लिए रिवर्स गणना करें। पहले स्लैब में संपत्ति के मूल्य की गणना 30 लाख को 90% से विभाजित करके की जाएगी। इसलिए यदि आप 30 लाख रुपए का ऋण देना चाहते हैं, तो अधिकतम संपत्ति मूल्य 33.33 लाख होगा। इसी प्रकार दूसरे स्लैब में अधिकतम संपत्ति मूल्य 93,75,000 रुपए होगा। एलटीवी मानदंडों के अतिरिक्त नियामक ने संपत्ति लागत के घटक के लिए भी मानदंड निर्दिष्ट किए हैं, जिन पर प्लॉट ऋण सहित सभी होम लोन उत्पादों के लिए विचार किया जा सकता है। आम तौर पर प्लॉट की लागत के घटकों में एग्रीमेंट लिखा गया प्लॉट मूल्य, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और एग्रीमेंट को एक्सेक्यूट करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन शुल्क शामिल होते हैं। यह देखा गया है कि कभी-कभी प्लॉट की कुल लागत एग्रीमेंट में बताई गई मूल कीमत से कहीं अधिक होती है। परिणामस्वरूप 75 से 90% के एलटीवी पर भी ऋणदाता कभी-कभी संपत्ति की लागत का 100% से अधिक दे देते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। इस केस में प्लॉट की कीमत 80 रुपए है, स्टाम्प ड्यूटी 8 रुपए है, रजिस्ट्रेशन शुल्क 5 रुपए है, डॉक्यूमेंटेशन शुल्क 7 रुपए है। कुल लागत 100 रुपए आती है। यदि हम कुल प्लॉट लागत का 85% औसत एलटीवी भी माने, तो ऋण राशि 85 रुपए होगी। अब 80 रुपए की प्लॉट लागत के प्रतिशत के रूप में 85 रुपए की ऋण राशि प्लॉट लागत का 106% होती है। नियामक दृष्टिकोण से यह एक विसंगति प्रतीत हुई। इसलिए नियामक ने सहमति व्यक्त की कि 10 लाख रुपए से अधिक कीमत वाले प्लॉट या घर की तलाश कर रहे छोटे ग्राहकों के लिए लेनदेन के सभी घटकों जैसे प्लॉट की लागत, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन शुल्क और डॉक्यूमेंटेशन शुल्क को उनके द्वारा बताए गए एलटीवी मानदंडों के अनुसार माना जा सकता है। लेकिन यदि प्लॉट या संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है, तो एलटीवी की गणना के लिए केवल प्लॉट या संपत्ति की लागत पर विचार किया जा सकता है। आइए होम लोन लेनदेन में विचार किए जाने वाले एलटीवी और एलसीआर के घटकों को समझने के लिए एक एक्टिविटी करें। यहाँ प्रकाश का मामला है, जो 5,52,000 रुपए की संपत्ति खरीदने के लिए 5,25,000 रुपए की ऋण राशि चाहता है। हालांकि
बाजार मूल्यांकन के आधार पर संपत्ति की कीमत 485,000 रुपए बैठती है। आइए हम ऋण से लागत रेशियो (LCR) और ऋण से मूल्य (LTV) की गणना करें। नियामक मानदंडों के अनुसार चूंकि संपत्ति की लागत 10 लाख रुपए से कम है, इसलिए हम यहाँ बताए गए सभी घटकों को जोड़ सकते हैं। सबसे पहले, आइए संपत्ति की लागत के आधार पर LCR की गणना करें। LCR का फार्मूला ऋण राशि को संपत्ति की लागत से विभाजित करना होगा। इस उदाहरण में यह 525,000 रुपए को 5,52,000 रुपए से विभाजित करके प्राप्त होगा। LCR 95% आता है। नियामक मानदंडों के अनुसार इसकी सीमा 90% तक होनी चाहिए। इसलिए दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 5,52,000 रुपए का 90% होगी। यह राशि 4,96,800 रुपए होती है। अब आइए बाजार मूल्यांकन के आधार पर ऋण राशि की गणना करें। बाजार मूल्यांकन का फार्मूला है अनुरोधित ऋण राशि को बाजार मूल्यांकन से विभाजित करना। दी जाने वाली ऋण राशि 525,000 रुपए को 4,85,000 रुपए से विभाजित करने पर प्राप्त होगी। LTV 108% आता है। नियामक मानदंडों के अनुसार इसकी सीमा 90% तक होनी चाहिए। इसलिए दी जाने वाली अधिकतम ऋण राशि 4,85,000 रुपए का 90% होगी। यह राशि 4,36,500 रुपए होती है। अब हमें LCR और LTV के आधार पर ऋण राशि की तुलना करनी होगी और दोनों में से कम राशि का चयन करना होगा। विवेकपूर्ण व्यवहार के रूप में मॉर्टगेज वित्त संस्थान दो ऋण राशियों में से कम राशि की पेशकश करेगा, जो संपत्ति के बाजार मूल्यांकन के आधार पर 4,36,500 रुपए है।